मेरे साथ कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, श्री अजय मिश्रा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जी, श्री शैलेश जी, पूर्व रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और आज गृह विभाग और जनगणना कार्यालय के उपस्थित सभी अधिकारी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से व्यक्तिगत माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आमतौर पर मैं कभी लेट नहीं होता हूं। मेरी ऑफिस की भी कोई गलती नहीं थी, मेरे व्यक्तिगत मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मैं 1 घंटा लेट हुआ हूं, तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। और ये मेरे व्यक्तिगत कंफ्यूजन के कारण ही आज थोड़ी देरी हुई है। मित्रों, आज नए जनगणना भवन का लोकार्पण हुआ है और एक प्रकार से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ऑफिस को आज अपना घर मिलने का काम पूरा हो गया है। और आज आप सभी लोग अपने घर में बैठे हैं। मैं यहाँ भूमि पूजन के लिए आया था, तब भल्ला जी ने मुझे प्लॉट दिखाया। मैंने कहा, भाई भल्ला जी, आप लोगों के सब लोग थोड़ा जल्दबाजी में प्लॉट सिलेक्ट करा गए हैं। ये प्लॉट में भवन का निर्माण कैसे होगा? 2 टुकड़ों में बटा हुआ प्लॉट था, मगर आज भवन देखकर लग रहा है कि भवन के सातत्य को, इसकी कंटिन्यूटी को जरा भी तोड़े बगैर दोनों टुकड़े का संपूर्ण उपयोग करने का काम स्थपति ने किया है। इसलिए इसके आर्किटेक्ट को भी मैं बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं। आज इसके साथ साथ जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए बनाए गए वेब पोर्टल का भी उद्घाटन हुआ है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का महत्व किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिकता के डेटे को अपग्रेड करने के लिए, मतदाता सूची अपग्रेड करने के लिए और लाभार्थियों का आकलन कराने के लिए, ये जन्म और मृत्यु का डेटा अगर विशिष्ट पद्धति से संग्रहित होता है तो जनगणना और जनगणना के बीच का, सेंसस के बीच का जो कालखंड होता है, उसमें भी आप माइक्रो प्लानिंग विकास का कर सकते हो। और कई सारी मीटिंगों में इस पर चर्चा कर हम एक नया बिल भी लेकर आ रहे हैं और उसमें ये सारी चीज़ों को हमने समाहित किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण का वेब पोर्टल की शुरुआत हुई है। 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणनाओं का एक इतिहास एक पुस्तक में संकलित कर यहाँ आज प्रकाशित किया गया है। जनगणना होना एक बात है और जनगणना के होने के बाद इसके कितने प्रकार के विश्लेषण हुए, एनालिसिस हुए, और वो विश्लेषण का एडमिनिस्ट्रेटिव उपयोग क्या हुआ, प्लानिंग के अंदर क्या हुआ, योजनाओं को बनाने के लिए क्या हुआ, और जो उद्देश्य था इसकी पूर्ति कितने प्रतिशत में हम कर पाए हैं, इस पर किसी ने शोध कार्य करना है तो बहुत जरूरी है कि एक ही जगह पर जनगणना के पूरे डेटा को और उसकी प्रक्रिया को संकलित किया जाए। और मुझे आनंद है कि 1981 से लेकर आज तक का सारा जनगणना का इतिहास एक ही पुस्तक में आज संकलित कर दिया गया है। इसके साथ साथ अपग्रेडेड RRS मोबाइल एप्लीकेशन का भी आज शुभारंभ हुआ है। हम सब ऐसा मानते हैं, सोचते भी हैं और चाहते भी हैं
कि हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो जाए, मगर हम सब जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे परकोलेट होते होते कई जगह पे लुढ़क जाती है। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होती है तब तक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना बहुत दिक्कत होता है। और ये जो जियो फेंसिंग अपग्रेडेड आरआरएस मोबाइल एप्लीकेशन बना है, वो जनगणना करने वाले नीचे के नीचे कर्मचारी को रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। वो अपने ब्लॉक के बाद जाते ही न केवल उसको, राज्य को और केंद्र को भी सूचना मिल जाएगी कि फर्जी जनगणना हो रही है, वो महाशय अपने ब्लॉक के अंदर नहीं है, सीमा के बाहर है। और मैं मानता हूं इतने बड़े देश के अंदर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो ब्लॉक बनाए गए हैं, इसका जियो फेंसिंग करना ये टेक्नोलॉजी के सबसे उत्कृष्ट उपयोग का उदाहरण है। और इसलिए मैं महारजिस्ट्रार जी को मन से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्तावेज का सटीक होना बहुत जरूरी है। ये दस्तावेज अगर सटीक नहीं है तो इसकी छोटी सी गलती का क्यूमुलेटिव इफेक्ट में, गुणाकार में देश को भुगतान करना पड़ता है। जैसे एक चौराहा होता है, हमारा लक्ष्य लेफ्ट हैंड साइड पर जाने का है और अगर हम गलती से राइट हैंड साइड पर चले जाते हैं तो जितनी तेज गाड़ी चलाओगे अपने लक्ष्य के दूर ही हो जाओगे। तो ये जनगणना जो है वो देश के विकास को रेखांकित करने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जियो फेंसिंग के साथ अपग्रेडेड आरआरएस मोबाइल एप्लीकेशन अलर्ट सिस्टम बना दे, जिससे आप आपके दिए हुए क्षेत्र के बाहर ही नहीं जा सकते। जनगणना का हमारा जो साहित्य है, ढेर सारे शोधकर्मी, मैं गृह मंत्री बना उसके पहले भी कहते थे कि क्यों ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, क्यों ये उपलब्ध नहीं होना चाहिए। उपलब्ध नहीं है ऐसा नहीं है, मगर दिक्कत है। देश के अंदर ढेर सारी संस्थाएं अब बन रही हैं जो जिलों को, तहसील को, जिलों को, राज्यों को और समग्र देश को प्रोफेशनली विकास में अच्छे तरीके से विश्लेषण के साथ सलाह देने का कौवत रखती है। और मैं मानता हूं चाहे सरकार की व्यवस्था में हो या न हो, इन सभी की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का उपयोग देश के विकास में होना चाहिए। अगर उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का उपयोग देश के विकास के लिए करना है तो उनको विश्लेषण के लिए जनगणना का सारा साहित्य उपलब्ध होना चाहिए। और आज से जनगणना के सारे प्रकाशनों की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है। तो सबसे बड़ा राहत अगर इसको किसी से मिलेगा तो प्लानिंग करने वाले और शोध कर्मियों को मिलेगा, क्योंकि उनको ऑनलाइन ही परचेज करना है, कहीं धक्के नहीं खाना है। और आपको कई जगह से मेरे पर मंत्री बनने के बाद तो फोन आते थे, साहब ये प्रकाशन पुनः प्रकाशित ही नहीं हुआ है। वो लेना भी चाहता है तो ले नहीं सकता। अब ऑनलाइन बिक्री होने के कारण आपको पुनः प्रकाशित करने का एक रिजर्व, वो प्रकाशन का रिजर्व कितना होना चाहिए वो एक बार जनगणना के कार्यालय ने तय करना चाहिए कि ये पुस्तक हमारे पास मिनिमम 100 उपलब्ध होने चाहिए। 100 से नीचे संख्या जाते ही पुनः मुद्रण कर लेना चाहिए। तो ये उपलब्धि इससे बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो पांचों कामों ने हमारी जनगणना को बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, मैं आज यहाँ पर आया हूँ, तब मैं गृह मंत्री तो बाद में बना। मेरा लंबा अनुभव है, 28 साल से मैं विधायक सांसद रहा हूँ
और कहीं न कहीं विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हूं। हमारे देश के विकास का बारीक विश्लेषण अगर आप करेंगे, माइन्यूट एनालिसिस करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि काफी सालों तक हमारा देश का विकास डिमांड बेस्ड होता रहा। जो ज्यादा ताकत से डिमांड करता था वो बजट का हिस्सा लेकर चला जाता था और हमारे देश का विकास टुकड़ों टुकड़ों में हुआ। इसके कारण हमारे बजट का खर्च अनेक गुना हो गया है। जैसे एक राज्य के अंदर कोई पावरफुल जनप्रतिनिधि है, जोर से चिल्लाने वाला जनप्रतिनिधि है, तो वो अपने जिले के वाटर सप्लाई के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के वाटर सप्लाई के लिए जोर से चिल्लाएगा और इसका वाटर सप्लाई स्कीम ओके हो जाता था। मगर सोर्स और वो जिले के बीच में, सोर्स और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में ढेर सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती थी, मगर जो मेन लाइन का प्लानिंग होता था एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनसंख्या के आधार पर होता था। अब बाकी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को पानी देने के लिए भी मेन लाइन फिर से डालना पड़ता था। अगर जनगणना के आधार पर इसका प्लानिंग कर लीजिए, दूरंदेशी के साथ मेन लाइन बड़ा डाल दिया जाए, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को भले प्रायोरिटी दो, तो जब भी आपको करना है तो एक टी लगाकर उसमें से एक ब्रांच ही खोलनी है। इस प्रकार से ढेर सारा खर्च हमारा डुप्लीकेसी के कारण हुआ है। और अगर इतने बड़े भौगोलिक विविधता वाले देश में सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक विकास करना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि विकास का प्लानिंग हो। और विकास का प्लानिंग तभी हो सकता है जब डेटा की उपलब्धि हो, और डेटा की उपलब्धि के लिए जनगणना से अलावे हमारे पास और कोई जरिया नहीं। आज इस संस्था को 150 साल होने आए और 75 साल से देश आजाद हुआ। मैं भरोसे से कह सकता हूं कि अगली जनगणना के बाद देश को कंप्लीट करने का, संपूर्ण तरीके से विकसित करने का, हर नागरिक को देश के विकास के अंदर समाहित करने का, एक प्रकार से फिर से मैं कहना चाहूंगा, सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास करने का आधार नई जनगणना होगी। इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक पंचवर्षीय योजनाओं और इसके बाद में वार्षिक योजनाएं जो बनी, इसका बहुत ध्यानपूर्वक अभ्यास करा है। कई जगह पे लगेगा कि ये योजनाएं जल्दबाजी में बन गई, कई जगह लगेगा कि ये ढंग से प्लान नहीं हुई, परंतु इसका मूल कारण था कि जनगणना सटीक नहीं थी। जनगणना और विकास का प्लानिंग करने वाले लोगों को, डेवलपमेंट का प्लानिंग करने वाले लोगों के बीच में कोई कड़ी नहीं थी। और अब जिस प्रकार से हम जनगणना करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करेंगे, हर व्यक्ति को अपना डेटा भरने का अधिकार होगा, इसका सत्यापन होगा, ऑडिट होगा, हर व्यक्ति को अपने ब्लॉक के अंदर ही रहकर ही ये काम करना है। ढेर सारी चीजों को इसके अंदर डाल दिया गया है और सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी बहुत कम डेटा के साथ, परंतु सटीक तरीके से डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए, इस प्रकार के 35 से ज्यादा पैरामीटर्स अगली जनगणना में हमने समाहित किए हैं, जिसके आधार पर हर योजना बनेगी। और कई बार हमारे देश के विकास की मीमांसा करने वाले लोग टिप्पणियां करते हैं कि देश का विकास टुकड़ों टुकड़ों में हुआ है। किसी की भी मंशा ऐसी नहीं होगी कि इस देश का संपूर्ण विकास ना हो, परंतु विकास के लिए जो डेटा उपलब्ध होना चाहिए वो डेटा किसी के लिए नहीं था, और डेटा के विश्लेषण की व्यवस्था भी नहीं थी, और आयोजन करने वाले लोग और जनगणना के पास उपलब्ध डेटा के बीच में कोई सेतु नहीं था, और इसी के कारण ये टुकड़ा टुकड़ा विकास हुआ। आजादी के लगभग 70 साल के बाद योजना बनी कि हर गांव के अंदर बिजली पहुंच जाए। आजादी के 70 साल के बाद योजना बनी कि हर एक व्यक्ति को घर मिले। आजादी के 70 साल के बाद योजना बनी कि हर व्यक्ति को स्वच्छ पीने का पानी घर के अंदर नल से बने।
हर व्यक्ति की स्वास्थ्य की सुविधाएं बन जाए, हर व्यक्ति के घर में बिजली पहुंच जाए और हर व्यक्ति के घर में शौचालय हो जाए। आजादी के 70 साल तक ये बेसिक हर नागरिक का जिस पर अधिकार है, इसका आयोजन नहीं हुआ था, क्योंकि इसके लिए कितना बजट चाहिए वो ही उपलब्धता किसी को मालूम नहीं। योजनाएं बनती रही, लक्ष्य तय होते रहे कि इस बार हम 3 लाख लोगों को घर देंगे, मगर हम सबको घर देंगे ऐसा लक्ष्य तय करने का साहस इसलिए नहीं था कि इसके लिए कितना बजट चाहिए इसकी उपलब्धता न। अगर ये मालूम होता तो एक के बाद एक भी एक काम हम कम बजट में भी कर सकते थे और देश को बहुत कम खर्चा करना पड़ा होगा जो 50 साल पहले हो जाता था। परंतु जनगणना का उपयोग, जनगणना की सटीकता, जनगणना की ऑनलाइन उपलब्धि और प्लानिंग और जनगणना के बीच में सेतु के अभाव में ये सब कुछ नहीं हो पाया। मुझे एक बहुत आनंद का विषय है कि जनगणना आरजीआई को ही अब हमने जन्म और मृत्यु के महारजिस्ट्रार के रूप में नामित कर दिया है, क्योंकि अब जो आगे व्यवस्था होने जा रही है कि जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के बाद एक व्यक्ति अगर 18 साल का हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन उसके घर पर एक पर्चा भेज देगा ऑटोमेटिकली, इसी का उपयोग कर कर कि आप 18 साल के हो गए, कृपया ये पर्चा ऑनलाइन भेज दीजिए, आपका वोटर के नाते रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर किसी का मृत्यु होता है तो जनगणना रजिस्ट्रार से ही इलेक्शन कमीशन में सूचना जाएगी और वो उनके परिवार को नोटिस भेजेंगे कि हमें मालूम पड़ा है कि आपके परिवार में एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन हो तो हमें बता दीजिए, वरना 15 दिन में इनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। इस प्रकार के कई सारे कामों को हमने नए बिल के अंदर समाहित कर कर एक बिल आने वाले पार्लियामेंट सेशन में हम लेकर आएंगे और पूरा डेटा और पूरी व्यवस्थाओं को, ढेर सारी व्यवस्थाओं को अपडेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही सॉफ्टवेयर से वो अपने आप संचालित होगी। बहुत मेहनत कर कर अभी के आरजीआई ने तो कराई है, इसके पहले विवेक कुमार जी थे, इन्होंने मेरे साथ काफ़ी काम किया, लंबे समय तक काम किया और बहुत मेहनत कर कर जनगणना कार्यालय के अधिकारियों ने बहुत खंत के साथ इस पूरी व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं और मैं तो सुझाव देने वाला व्यक्ति हूं, करना आपको ही होता है, मगर आपने बहुत खंत से काम किया है और ढेरों सारी मीटिंग के बाद ये सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है, ये बिल भी तैयार हुआ है। इसलिए मैं आपके मिनिस्टर के नाते ढेर सारी आपको अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपके इस प्रयास से एक कंप्लीट जनगणना और कंप्लीट जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो पाएगा और उसको देश को बहुआयामी फायदे होंगे, मल्टी डायमेंशनल फायदे इससे होने वाले हैं। इसका मुझे बहुत 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 संतोष भी है और इसीलिए मैंने आग्रह किया था कि भाई इस बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए तो मैं जरूर आऊँगा। शायद इससे ये तो 50 करोड़ की बिल्डिंग है, बड़े बड़े उद्घाटन में जा नहीं पाते हैं, परंतु मैं इसका महत्व समझता हूँ। विकास की मूल योजना बनाने वाला ये डेटा है, देश के लिए बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों के लिए जरूरी है जिनको आज़ादी के बाद कुछ नहीं मिला, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, ऐसे लोगों के लिए हमारी जनगणना की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और डेटा का सटीक उपयोग भी बहुत जरूरी है। अंत में फिर से एक बार मैं 1 घंटे लेट होने के कारण आपके से क्षमा प्रार्थी हूँ और बहुत बहुत मन से आप सभी को संतोष के साथ बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।